हेलो जैन साथियों। ये वीडियो है प्राचीन इतिहास की वीडियो है और ये वीडियो आने वाले सभी एग्जाम में बहुत मदद करेगी। खासकर यूपी पैट 2025 में बहुत ज़्यादा सहायता करेगी। यूपीएसआई के लिए भी ये कारगर साबित होगी। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ था। तो हल्का टेराकोटा बताना है, तो हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ था ऑप्शन नंबर 2 बनावली से। बनावली हरियाणा में है, धोलावीरा गुजरात में है, हड़प्पा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और लोथल गुजरात में है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्री व्यापार था। तो समुद्री व्यापार किसके साथ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लोथल। लोथल में बंदरगाह भी था। लोथल गुजरात में है, रोपड़ पंजाब में है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ था। तो हल्का टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बनावली। बनावली कहाँ पर, हरियाणा में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक युग्म समाधान मिला था, यानी कि एक साथ सब दफनाने का साक्ष्य मिला था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लोथल। ये लोथल में मिला था। अगला सवाल है, सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन सभ्यताओं का गिरह था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है, इसमें से हो जाएगा रूस। ये 4 थी और चौथी जो थी वो चाइना थी, चीन। इसमें रूस नहीं है। नेक्स्ट है, जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक प्राकृतिक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाए जोरवे कल्चर जो है ये वर्तमान में महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में था ये। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता एक बंदरगाह शहर कौन सा था। तो बंदरगाह शहर कहाँ पर था, ये लोथल था। लोथल का में बंदरगाह था एक, ये सिंधु घाटी सभ्यता में। कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है और धोलावीरा गुजरात में है। बुर्जहोम में स्थित नवपाषाणकालीन युगीन स्थल है, यानी बुर्जहोम कहाँ पर है। तो बुर्जहोम बताना है, बुर्जहोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं। तो जुताई वाले कहाँ से साक्ष्य मिले हैं, तो कालीबंगा से मिले हैं, राजस्थान से जुताई वाले। नेक्स्ट है, किस महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प कहा जाता है। तो स्तनधारियों का महाकल्प किसको कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा नूतनजीवी या सीनोजोइक। याद रखना, सीनोजोइक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट सीनोजोइक। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं। तो गर्त आवास ये है बुर्जहोम। गर्त आवास बुर्जहोम, यानी कि गड्ढों में रहने के साक्ष्य मिले हैं, गड्ढे बना करके। पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है। तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, सिंध प्रांत में है। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा इसका, सिंध प्रांत में। और जो मेहरगढ़ है वो बलूचिस्तान में है, मेहरगढ़। अगला है, भारत में नदी के किनारे वैदिक सभ्यता विकसित हुई थी, यानी कौन सी नदी के किनारे वैदिक सभ्यता विकसित हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सरस्वती नदी के किनारे वैदिक सभ्यता विकसित हुई थी। अगला है, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है। तो अनुष्ठान को कौन दर्शाता है, तो अनुष्ठान को दर्शाता है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कल्प। और वेदांगों की संख्या कितनी है, तो वेदांगों की संख्या है 6। निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में परुष्णी के नाम से जाना जाता था। तो परुष्णी किसको कहा जाता था, रावी नदी को कहा जाता था परुष्णी। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी सबसे पहले हुई थी 1921 में, दयाराम साहनी द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चूर्ण हड़प्पा स्थल है। तो राजस्थान में कौन सा है, ये कालीबंगा हो जाएगा राजस्थान में। नागेश्वर जो है हरियाणा में है। ऋग्वेद को पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, पुस्तकें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 10 मंडलों में विभाजित किया गया है ऋग्वेद को। सबसे पुराना ये वेद है ऋग्वेद। सुरकोटदा पुरातत्व स्थल किस राज्य में है। तो सुरकोटा कहाँ पर है, सुरकोट हो जाएगा गुजरात में, ऑप्शन नंबर 4। अगला है, एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज को से उसका संबंध जीवन के 4 उद्देश्यों से निर्धारित होता है। निम्न में से कौन सा
इन उद्देश्यों में से एक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सिद्धि। अर्थ भी है, मोक्ष भी है, धर्म भी है, लेकिन सिद्धि इनमें से नहीं है। अगला है वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को क्या कहा जाता है। तो वैदिक ऋचाओं के जो मुख्य संग्रह को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 3 या 2 हो जाएगा, संहिता हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा संहिता। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजे जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये कौन सी नदियां हैं? तो वो 2 नदियां बतानी हैं। तो वो 2 नदियां कौन सी हैं? तो वो 2 नदियां हो जाएंगी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 व्यास और सतलज, ये ऐसी 2 नदियां हैं। अगला है सेल्ट। अगला है सेल्ट एक नवपाषाणकालीन स्थल है। तो सेल्ट कहाँ पर है ये सेल्ट क्या है? ये एक सेल्ट बताना है कि सेल्ट एक नवपाषाणकालीन स्थल है क्या है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। सेल्ट एक उपकरण है नवपाषाणकालीन का। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक वेदांग नहीं है। तो वेदांग कौन सा नहीं है? कल्प भी है, शिक्षा भी है, निरुक्त भी है, लेकिन पूर्व मीमांसा ये वेदांग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। अगला है वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है। तो वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, संहिता कहा जाता है इसको। ऑप्शन नंबर 4। मेहरगढ़ नवपाषाण काल की एक बस्ती है, पाकिस्तान के किस प्रांत में है, यानी कि मेहरगढ़ कहाँ पर है? तो मेहर को बताना है। तो मेहरगढ़ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बलूचिस्तान में है। और सिंध में क्या है? सिंध में हड़प्पा। अगला है कार्बन काल या कार्बन डेटिंग का अर्थ क्या है। तो कार्बन डेटिंग का अर्थ है ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसका है बहुत पुरानी वस्तुओं में कार्बन के विभिन्न रूपों की मात्रा को मापकर उनकी आयु की गणना करने की विधि को कार्बन डेटिंग कहा जाता है। इसकी परिभाषा भी समझ लो। और कार्बन डेटिंग कहा जाता है कि पुराने आयु को मापा जाता है कार्बन के मूल्य का पता लगाकर। निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग के भाग नहीं थे। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। दुर्ग के भाग नहीं थे और इम्पोर्टेंट भी है ये। दुर्ग के भाग नहीं थे तो अनाज के भंडार थे, महत्वपूर्ण लोगों के लिए वृहद स्नानागार ये भी था, धार्मिक समारोह के लिए अग्निवेदियाँ ये भी दुर्ग के भाग थे। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 जनता के लिए आवासीय भवन ये एक दुर्ग के भाग नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। अगला है अर्थवेद खंडों का संग्रह है, यानी कि अर्थवेद में कितने खंड हैं। तो अर्थवेद में हो जाएंगे 20। अर्थवेद में 20 हैं और ऋग्वेद में 10 हैं। अगला है हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान से सोना लाते थे, यानी कि भारत में ऐसा कौन सा वर्तमान जगह है जहाँ से सोना लाते थे हड़प्पा के लोग। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका, कर्नाटक की कोलार। और कर्नाटक की कोलार सोने के लिए प्रसिद्ध भी है। अगला है ऋग्वेद सूक्तों का संग्रह है। तो ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। अगला है इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इनाम गांव कहाँ पर हो जाएगा? इनाम गांव हो जाएगा महाराष्ट्र में। इनाम गांव महाराष्ट्र में। अगला है भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है, भारत के किस राज्य में स्थित है। तो भीमबेटका कहाँ पर हो जाएगा? भीमबेटका हो जाएगा मध्य प्रदेश में। और भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका यहाँ से मानव जीवन के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर पुरापाषाण काल के इस स्थल में भीमबेटका में। और रायसेन में है ये, मध्य प्रदेश के रायसेन में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी लिपि सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है। तो सभी आधुनिक भारतीय जो लिपि की जननी कौन मानी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ब्राह्मी लिपि ये जो है सभी लिपियों की जननी मानी जाती है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ या विशाल स्नानागार है। तो द ग्रेट बाथ हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मोहनजोदड़ो में है। ये लोथल में नहीं है, मोहनजोदड़ो में है।
अगला सवाल है 1920 के दशक में सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख शहरों की खोज हेतु उत्खनन एएसआई के किस महानिदेशक के नेतृत्व में हुआ? तो इसका उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ था ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये मार्शल के नेतृत्व में हुआ था इसका सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन। अगला है 1940 के दशक के किस ब्रिटिश पुरातत्वविद ने माना कि एक समान क्षैतिज रेखा के अनुदिश यांत्रिक रूप से खुदाई करने के बजाय टीले के इस तरीके का पालन करना आवश्यक था? तो ये इसका आंसर बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा REM व्हीलर ने। अलेक्जेंडर कनिंगम, जॉन मार्शल ये सब उससे संबंधित हैं, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा व्हीलर, ARM व्हीलर ने ये माना था। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर गोदी खाना था? तो गोदी खाना कहाँ पर था? तो गोदी खाना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका लोथल। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल भारत में स्थित नहीं है? ये बताना है भारत में कौन सा स्थित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये होंगसी भी है, हलोर भी है, इनामगाह महाराष्ट्र में है, लेकिन मेहरगढ़ जो है ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है इस समय। अगला सवाल है वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाही क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है, इसका प्राचीन नाम क्या था? तो झेलम का प्राचीन नाम बताना है। तो झेलम का प्राचीन नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा वितेस्था। झेलम का हो जाएगा वितेस्था। अस्कनी ये चिनाब नदी थी, आपकी जो चिनाब नदी है इसका प्राचीन नाम था अस्कनी, और विपाशा ये ब्यास नदी का प्राचीन नाम था। अगला सवाल है हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था के संबंध में दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है। तो जल निकासी के बारे में बताना है। तो जल निकासी कैसी थी? कथन एक है हड़प्पा के अधिकांश शहरों में घरों के बाहर खुली जल निकासी व्यवस्था थी। तो खुली जल निकासी व्यवस्था तो थी नहीं, ये तो हो जाएगा इसका गलत। ऑप्शन नंबर को कथन नंबर 1 तो गलत है। क्या हड़प्पा सभ्यता में जल और अपशिष्ट घरों के बाहर स्थित नालियों से निकलकर मुख्य भूमिगत नाली में चला जाता था? ये बिल्कुल ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, केवल कथन 2 सही है। खुली जल निकासी नहीं थी, यानी कि बंद निकासी थी। अगला है वेदांग हिंदू धर्म के सहायक विषय हैं जिनकी उत्पत्ति प्राचीन काल में हुई थी और वे दोनों के अध्ययन से जुड़े हैं, इनकी संख्या कितनी है? तो वेदांग की संख्या कितनी है? तो वेदांग की संख्या है 6 वेदांग है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला है हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार द ग्रेट बाथ के पत्थरों या ईंटों को जोड़ने के लिए मुख्यतः रूप से चिनाई वाली किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? तो किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जिप्सम के गारे का उपयोग किया जाता था। अगला है अधिकांश हड़प्पा स्थल मुख्य रूप से भागों में विभाजित था। तो कितने भागों में विभाजित था हड़प्पा स्थल? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 2 भागों में विभाजित था हड़प्पा स्थल। अगला है उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मगध ने। अगला है जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत माना जाता है अहिंसा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अहिंसा। अगला सवाल है भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो भगवान महावीर की जो शिक्षाएं हैं उसको आगम सूत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा आगम सूत्र। अगला सवाल है भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियां या महाजनपद अस्तित्व में थी? 16 महाजनपद थे, बहुत आसान क्वेश्चन है। 16 महाजनपद थे जिसमें से 8 जो है उत्तर प्रदेश में थे, 8 यूपी में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में से एक नहीं है, यानी कि महाजनपद में से एक नहीं है जो 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद था। तो उन 16 महाजनपद में से कौन नहीं है ये बताना है इसमें। तो मगध भी था, अवंती, कौशल भी था, लेकिन वैशाली नहीं था। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। अगला सवाल है हर्यक वंश का शासक अजात शत्रु किसका पुत्र था? तो अजात शत्रु था उदयन का पुत्र।
बिंबिसार का पुत्र था। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और उदयन जो था वो बिंबिसार का पुत्र था और उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, पाटलिपुत्र शहर की। अगला सवाल है, हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे? तो हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे? बिंबिसार थे, बिंबिसार। अगला सवाल है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया था। तो मगध की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पाटलिपुत्र। और इससे पहले ये कहाँ थी? राजगीर में थी, या राजगीर भी बोलते हैं इसको, राजगीर। और पाटलिपुत्र किसने स्थापित की थी? उदयन ने। अगला सवाल है, जैन धर्म के अनुसार जीन, ये जीन शब्द का अर्थ क्या है? तो जीन शब्द का अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा विजेता, जीन शब्द विजेता। अगला सवाल है, निम्न में से किसने वैशेषिक दर्शन, ये वैशेषिक दर्शन बताना है, वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा था? तो वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा था, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कणाद ने। अगला सवाल है, निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था? तो प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? ये दिया था सारनाथ में, पहला उपदेश दिया था अपना सारनाथ में। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। अगला, हाइडेस्पियस का युद्ध किन 2 राजाओं के बीच हुआ था? हाइडेस्पियस बहुत आसान क्वेश्चन है, सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सिकंदर और पोरस के बीच में। अगला सवाल है, ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं, ये ऊपरकोट की बौद्ध गुफाएं हैं गुजरात के किस शहर में स्थित में? ये कहाँ पर मिलेंगी, ये किस शहर में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जूनागढ़ में। अगला सवाल है, राजा अजातशत्रु किस वंश के शासक थे? तो राजा अजातशत्रु जो थे तो वो हर्यक वंश के शासक थे, अजातशत्रु। अगला सवाल है, प्राचीन चंपा शहर को महाजनपद की राजधानी माना जाता है। तो चंपा, चंपा से हो जाएगा अंग, चंपा अंग। एक तरह से एक ट्रिक से याद कर सकते हैं चंपा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अंग। अगला है, पक्की मिट्टी या टेराकोटा के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर, ये विष्णुपुर निम्नलिखित में से किस राज्य में, ये बताना है। तो विष्णुपुर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में है ये विष्णुपुर, ये पश्चिम बंगाल में था टेराकोटा के लिए। अगला है, भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? तो सारनाथ हो जाएगा, ये दोबारा से आ गया, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सारनाथ। अगला सवाल है, बौद्ध स्तूप, बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भक्तों के लिए पैदल मार्ग होता है उस स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर 1 मेधी, मेधी कहा जाता है उस चीज को जो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों का पैदल मार्ग होता है। अगला सवाल है, महाजनपद काल के दौरान वज्जी गणराज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो वज्जी की राजधानी कौन सी थी, ये बताना है वज्जी की। तो वज्जी की हो जाएगा वैशाली, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा वैशाली। अगला सवाल है, अजातशत्रु ने निम्नलिखित में से किस पर आक्रमण करने के संबंध में वासनाकर नामक अपने मंत्री को बुद्ध के पास उनकी परामर्श लेने के लिए भेजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वज्जी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में जैन धर्म में पहले तीर्थंकर थे? तो जैन धर्म में पहले तीर्थंकर कौन से थे? हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ऋषभदेव, और वर्धमान महावीर ये 24वें थे, और ये थे ऋषभदेव प्रथम। अगला है, कौन सा भारतीय राज्य बौद्ध गुफा मंदिरों का घर है जिन्हें बराबर गुफाओं के नाम से जाना जाता है? तो बराबर गुफाएं ये कहाँ पर है? बराबर गुफाएं ये बिहार राज्य में है, बराबर की गुफाएं। अगला है, बौद्ध वास्तुकला में निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्यान कक्ष और भिक्षुओं के रहने का स्थल है? तो ये जो है बताना है भिक्षुओं के रहने का घर और ध्यान कक्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजवंश के शासकों ने जैन धर्म का संरक्षण किया था? और जिनमें से एक ने जैन विद्वान हेमचंद्र से प्रेरित होकर जैन धर्म को अपना लेने की जानकारी मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चालुक्य। अगला है, महाभाष्य के लेखक कौन है? तो महाभाष्य के लेखक हैं ऑप्शन नंबर 3 पतंजलि हो जाएगा इसका, पतंजलि।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान एक अर्धगोलाकार गुंबद संरचित स्मारक स्तूप के लिए प्रसिद्ध है? तो स्तूप के लिए प्रसिद्ध है सांची, सांचे का स्तूप। ये बहुत है, ये एमपी में है, सांची का स्तूप। अगला है, जिन शैलेंद्र राजाओं का भारतीय शासकों के साथ नजदीकी संपर्क था, वे निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायी थे? तो किस धर्म के अनुयायी थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अगला है, गंगा घाटी में द्वितीय नगरीकरण कब आरंभ हुआ था? तो द्वितीय नगरीकरण कब आरंभ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, छठी शताब्दी ईसा पूर्व गंगा में द्वितीय नगरीकरण का आरंभ हुआ था। अंडाल, अंडाल एक सुप्रसिद्ध महिला थी, ये संतों में से एक थी। तो कौन सी किन संतों में थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अलवार, अलवार संतों में से थी। और अलवार और नयनार, ये दोनों अलवार जो थे, तो अलवार थे भगवान विष्णु के भक्त होते थे अलवार। और नयनार जो थे, ये भगवान शिव के भक्त हुआ करते थे। अगला है, श्रीलंकाई बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जो मौर्य साम्राज्य का विवरण प्रदान करता है। तो इसका अंतर हो जाएगा दीपवंश, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दीपवंश। निम्नलिखित में अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बौद्ध स्थापत्य के मेधी भाग का वर्णन करता है? तो मेधी भाग के वर्णन का करता है रेलिंग और गुंबद के नीचे गोलाकार छेद, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा रेलिंग और गुंबद के नीचे, गुंबद के बीच में गोलाकार छेद, ये मेधी भाग का वर्णन करता है। अगला है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज या जैंद्रमीज किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है घनानंद को, घनानंद को कहा जाता है अग्रमीज या जैंद्रमीज। अगला, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? तो अशोक के शिलालेखों की जानकारी किसकी मिलती है? जीवन वृत्त की मिलती है, आंतरिक आंतरिक नीति की मिलती है और विदेश नीति की मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा इसका, सभी विकल्प सही हैं। अगला है, सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है? तो सारनाथ का चक्र इंगित करता है प्रगति को, ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रगति। अगला है, निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं है? तो धम्म में कौन सा वर्णित नहीं है? माता पिता की आज्ञा का पालन सही है, ये तो वर्णित है। दान पुण्य भी वर्णित है, मार्त भाव भी वर्णित है। संघ के प्रति आस्था, ये इसमें वर्णित नहीं है, धम्म में वर्णित नहीं है। संघ के प्रति आस्था बाकी तीनों वर्णित है। अगला है, धम्मेक स्तूप, ये निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो धम्मेक स्तूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सारनाथ, वाराणसी के पास में सारनाथ। अगला है, भारत में चट्टानों को काट कर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बराबर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की हैं? तो बराबर की जो गुफाएं हैं किस काल की हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मौर्य साम्राज्य के काल की हैं ये बराबर की गुफाएं। अगला है, तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारम, यह शिल्पादिकारम का लेखन किसने किया था? ये बताना है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इलंगो आदिगल, इलंगो आदिगल ने लेखन किया था शिल्पादिकारम का, ये तमिल महाकाव्य है। निम्नलिखित में से किसे देवनाम पिल्ले के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अशोक को देवनाम पिल्ले के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से स्तंभ शैल कर्तित स्तंभों को दर्शाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मौर्य काल के जो स्तंभ है शैल कर्तित स्तंभों को दर्शाते हैं। तीन विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इलाहाबाद। इंपोर्टेंट है, इलाहाबाद में है ये तीनों कालों से संबंधित स्तंभ या शिलालेख। अगला सवाल है, तोल तोलकाप्पियर, ये तोलकाप्पियर भाषा के एक प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरण है। तो ये तोलकाप्पियर किस भाषा का व्याकरण है ये? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तमिल, तमिल भाषा का है ये तोलकाप्पियर। अगला है, गुजरात में एक झील है, वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्य के शासन के दौरान बनाया गया था। तो मौर्य के शासन के दौरान बनाया गया था, तो कौन सी झील है? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सुदर्शन झील, ये गुजरात में सुदर्शन झील।
अगला सवाल है विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? तो विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत स्टार्ट हुआ था। अगला है इनमें से किस राज्य में अशोक के जोगढ़शिला राजाज्ञा स्थित है? जोगढ़शिला राजाज्ञा ये कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक उड़ीसा में। इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उड़ीसा में स्थित है जोगढ़शिला राजाज्ञा। अगला है कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना था? तो बौद्ध धर्म का अनुयायी कौन बना था? अशोक। और चंद्रगुप्त मौर्य ये बने थे जैन धर्म के। अगला है चंद्रगुप्त ने के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित कर दिया था। तो चंद्रगुप्त ने किसे पराजित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा नंद। नंदों को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन किस साम्राज्य में था? तो इसका आंसर हो जाएगा चोल साम्राज्य में था कंटक शोधन नामक एक न्यायालय का। अगला है अशोक के लघु शिलालेख भारत के विभिन्न भागों में पाए गए हैं। कर्नाटक के निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर अशोक के लघु शिलालेख नहीं मिले हैं? तो अशोक ये लघु शिलालेख कहाँ नहीं मिले हैं? ब्रह्मागिरी, तीन स्थान तो याद रखना है, ब्रह्मागिरी, गविमठ और मस्की। यहाँ से मिले लेकिन रूपनाथ रूपनाथ से नहीं मिले हैं। ये तीन स्थान याद रखने हैं, ब्रह्मागिरी, गविमठ और मस्की। यहाँ से अशोक के लघु शिलालेख मिले हैं। अगला है भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्राचीन यात्रियों जैसे कि मेगास्थनीज, फाहियान, हिंचांग, अल्बरूनी, इब्न बतूता आदि के द्वारा भारतीय व्यापारियों के सक्रिय योगदान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नामक प्रयुक्त कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया था? तो ये शब्द प्रयुक्त किया जाएगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा स्वर्ण भूमि। स्वर्ण भूमि ये प्रयुक्त किया गया था इनके द्वारा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन शक संघ के ये शक वंश के संदर्भ में सही है? तो शकों के कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे थे। बिल्कुल ठीक है ये पहला कथन तो। और लगभग 2200 वर्ष पूर्व शकों के बाद कुषाणों का शासन स्थापित हुआ, ये गलत हो जाएगा, 2200 नहीं है। ऑप्शन नंबर दो गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा इसका, केवल एक सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन संगम साहित्य के संदर्भ में सही नहीं है? ये सही है, ये बताना है कि संगम साहित्य के बारे में सही है ये बताना है। तो पहला है इन ग्रंथों को कवियों के सम्मेलनों में रचा और संकलित किया जाता था, ये बिल्कुल ठीक है। ये कवियों के सम्मेलनों में रचा जाता था और संकलित किया जाता था, ये बिल्कुल बात ठीक है। और दूसरी बात इसमें देखिए संगम साहित्य को मदुरै शहर में आयोजित किए गए कवियों के सम्मेलन में संकलित किया गया था, ये बात भी ठीक है, मदुरै शहर में संकलित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर दो भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, एक और दो दोनों सही हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था मेगास्थनीज को। मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। अगला सवाल है अशोक जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? तो अशोक ने की थी। और ये किसके दरबार में रहते थे? ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा कनिष्क के दरबार में रहा करते थे ये। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के इतिहास का सबसे विस्तृत विवरण देता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा राजतरंगिणी। ये कश्मीर के इतिहास का विस्तृत विवरण देता है राजतरंगिणी। अगला सवाल है निम्नलिखित मौर्य शासकों में किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था? तो किसने लड़ा था? ये ऑप्शन एक हो जाएगा इसका अशोक।